वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का ब्रेन वेव्स में बहुत ही ज्यादा स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 व्हाट इज मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी बेसिक टर्म्स है उनको अच्छे से समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जो भी टर्म्स इसमें यूज होने वाले हैं आप उनको अच्छे से और इजीली समझ सके, कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेमोरी क्या होती है? तो हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में तो बहुत सुना है, पर उसका काम क्या होता है? तो एक ऐसी लोकेशन जहां पे हम डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी यूजर के द्वारा दी जाती है या फिर यूजर कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करता है, तो वो सब जिस लोकेशन पे स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं मेमोरी। अच्छा, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो कंप्यूटर मेमोरी है ये ऑर्गेनाइज होती है मेमोरी सेल्स में। अब मेमोरी सेल क्या होता है? मेमोरी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। तो वो जो डेटा होती है उसको हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? 0 या 1 की फॉर्म जो होती है वो बाइनरी फॉर्म होती है, जिसके बारे में हमने लेक्चर 1 में भी पढ़ा है। तो अब टाइप्स ऑफ मेमोरी देख लेते हैं। तो बेसिकली मेमोरी जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है: प्राइमरी, कैच और सेकेंडरी मेमोरी। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इसमें हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल हो। डायरेक्टली एक्सेसिबल का मतलब जो इसकी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है, सीपीयू की डेटा को, उस मेमोरी को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है ये बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो कि लगभग ऑपरेशनल स्पीड सीपीयू की मैच कर लेती है। अब इस फ्लो चार्ट को भी समझ लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो बेसिकली है वो रैम एंड रोम में डिवाइड है। रैम की भी 2 कैटेगरीज है, एस रैम, डी रैम, और रोम की 3 कैटेगरीज है, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि हाई स्पीड की वजह से प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक बात है, पर स्पीड एक जरूरी फैक्टर नहीं होता है, उसके अलावा भी काफी सारे जरूरी फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से स्टोरेज भी होता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की कम है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। एंड अगला पॉइंट ये कहता है कि प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम रैम एंड रोम के बारे में समझते हैं। देखो, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रोग्राम क्रिएट करते वक्त अगर सिस्टम की पावर ऑफ हो जाती है, तो जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसका सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा, वो सेव नहीं हो पाएगा। ये मेन मेमोरी इसलिए भी है क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है इस मेमोरी से। उसके बाद जो भी सीपीयू डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसीड करता है उसको ये स्टोर करती है। रैम जो है वो मेजरली एस रैम एंड डी रैम में कैटेगराइज है, 2 टाइप्स में कैटेगराइज है। ठीक है, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का मतलब होता है कि इसके कंटेंट्स को कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है बार बार, तो ये जनरली एक्सपेंसिव भी होती है डी रैम से। डी रैम क्या होती है? यानी कि डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का मतलब होता है ऐसी रैम जिसमें कंटेंट्स को हमें बार बार कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ जाए, वो होती है डी रैम। अब समझ लेते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम देख लो, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मतलब प्रोग्राम क्रिएट करते वक्त अगर सिस्टम की पावर ऑफ हो जाती है तो सारा कंटेंट सेव हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो रोम का पर्पस क्या है? तो ये मान लीजिए कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है, उन इंस्ट्रक्शन को जो रोम है वो स्टोर करके रखती है। अब जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस है, इसका स्टार्टअप प्रोसेस है, उसको हम बूटिंग या बूट स्ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। रोम जो है वो एक सॉफ्टवेयर को लोड करके रखती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसके बारे में हमने काफी बार सुना भी है, BIOS करके। ठीक है, रोम जो है वो मेजरली 3 टाइप्स में कैटेगराइज है, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। तो पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इनके बारे में जानना इतना जरूरी नहीं, इसलिए इस पार्ट को अभी हम स्किप कर देते हैं। ठीक है,
चलो जी, अब कैच मेमोरी के बारे में समझ लेते हैं। तो कैच मेमोरी जो है वो इंटरमीडिएट मेमोरी की तरह काम करती है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में। तो इंटरमीडिएट मेमोरी को हम इस तरह समझ लेते हैं, मान लीजिए कि एक बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, उसको स्कूल की ट्रिप के लिए अपने पापा से पैसे चाहिए। तो वो अपने पापा से डायरेक्टली पैसे ना मांग के अपनी मम्मी की मदद से पापा से पैसे मांगता है, कि वो अपनी मम्मी से बोले कि मम्मी मुझे ट्रिप के लिए पैसे चाहिए। तो उसकी मम्मी उसकी बात उसके पापा तक पहुंचाए और उसको पैसे दिलवाए। तो उसकी मम्मी यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह काम कर रही है। तो सेम ऐसे ही कैच मेमोरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में जो भी डेटा होती है उसको ट्रांसफर करती है, इंटरमीडिएट मेमोरी की तरह काम करती है। तो अब हमें कैच मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब ये तो हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी बेसिकली जो भी ऑपरेशनल स्पीड होती है सीपीयू की उसको लगभग मैच करती है, पर पूरी तरह से मैच नहीं करती। तो पूरी तरह से मैच न कर पाने की वजह से जो डिफरेंस है यहाँ पे, उस डिफरेंस की वजह से हमें कैच मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सीपीयू जो है वो हमारा वो रैम या मेन मेमोरी से फास्ट है और उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करना पड़ता है। तो उस वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए और सीपीयू का थ्रूपुट इंक्रीज करने के लिए कैच मेमोरी को जो है वो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में लोकेट करा है, ताकि कैच मेमोरी जो है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको फ्रीक्वेंटली होल्ड करके रखे और उसको पहले से अवेलेबल रखे सीपीयू के लिए। ठीक है, चलो अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। परमानेंट मेमोरी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि नेचर में नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी कोई प्रोग्राम क्रिएट करो और किसी वजह से आपके सिस्टम की पावर ऑफ हो जाए तो जो डेटा है वो सेव हो जाती है, वो डिलीट नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं परमानेंट हो जाती है। तो इस वजह से सेकेंडरी मेमोरी को भी कहीं ना कहीं परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए सेकेंडरी मेमोरी के, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये सब जो है एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी के। उसके बाद हमें ये पता है कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करती है सीपीयू से, पर यहाँ पे सीपीयू जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से। तो ये एक डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को भी। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मेमोरी की उसको बाइनरी डिजिट या बिट्स के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है बिट या बाइनरी डिजिट में दो वैल्यूज होती हैं, 0 या 1। अब जो 4 बिट्स का सीक्वेंस होता है उसको हम निब्बल बोलते हैं। और एक फिक्स्ड लेंथ सीक्वेंस होती है बिट्स की, मतलब फिक्स्ड लेंथ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, उसको वर्ड के नाम से जानते हैं। इसको और अच्छे से भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे, पर पहले सारी यूनिट्स से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिट से। बिट के बारे में समझ लिए, जिसकी वैल्यू 0 या 1 होती है। निब्बल, निब्बल मतलब कि एक निब्बल में क्या होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। वर्ड, वर्ड एक फिक्स्ड लेंथ सीक्वेंस होता है बिट्स का, जो कि 8 बिट्स का भी हो सकता है, 16 बिट्स का, 32 बिट्स और 64 बिट्स का भी हो सकता है। ये पूरी तरह से सीपीयू के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। उसके बाद है बाइट, एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। उसके बाद है केबी, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट। उसके बाद हो जाती है मेगाबाइट यानी कि एमबी, तो 1 एमबी में हो जाती है 1024 किलोबाइट। उसके बाद गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी, जो कि 1024 एमबी के बराबर होती है। देन है टीबी यानी कि टेराबाइट, तो 1 टीबी होती है 1024 जीबी के बराबर। और लास्ट है हमारा 1 पेराबाइट यानी कि 1 पीबी, जो कि है 1024 टीबी के बारे में। तो आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो बेसिक्स होती है वो अगर अच्छे से क्लियर हो तो हमें आगे फ्यूचर में हेल्प होती है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने डाउट्स पूछिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यह आपकी कंप्यूटर नॉलेज को इन्हेंस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ओके, और अगला टॉपिक है हमारा नंबर कन्वर्जन का, जो कि 3 दिन के अंदर आ जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।